हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन बी में पूछे जाने वाले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी, जिसमें कि सारे के सारे जो भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि AKTU में तो 10 मार्क्स में आता है और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल फॉर ट्विटर पर। और हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस IPR इश्यूज़ इन इंडिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्कस करना है, उसके इशू को इंडिया में, और एक्सप्लेन करना है द केस स्टडी ऑफ टर्मरिक, यानी कि हल्दी एंड नीम। तो हल्दी और नीम की केस स्टडी को भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR होता क्या है। IPR स्टूडेंट्स, IPR दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड सच एस एनी आइडिया, इन्वेंशन और डिज़ाइन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल का मीनिंग हो जाएगा मतलब कोई आपका इंटेल है, आपने कोई भी आइडिया को क्रिएट किया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हुई। तो आपका इंटेल जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हुई, और जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर कोई आपका जो राइट होगा ना, तो वो पूरी प्रोसेस ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, ये कही जाएगी। मतलब क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो आपने क्रिएट किया है अपने माइंड में, या फिर कोई आइडिया इन्वेंशन की है, या फिर डिजाइनिंग की प्रोसेस कुछ भी अपने माइंड में मतलब की है जो पहले नहीं हुई है, आपने कुछ अलग रिसर्च की है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुआ। तो उसे ही हम IPR बोलते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR आर द लीगल राइट विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी इन्वेंशन या फिर आइडिया, वर्क और डिज़ाइन ऑफ एनी क्रिएटर फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा राइट्स होता है ना, ये क्या प्रमोट करता है कि जैसे हमने कोई क्रिएशन किया है तो उस पर हमारी प्रॉपर्टी हुई, उस पर हमारा राइट है, तो हम उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है ना, IPR रूल्स वगैरह बनाती है, जिससे कि जो कंट्री है उसकी कंट्री में बहुत सारे क्रिएशन आइडियाज़ डेवलपमेंट हो, और जिससे कि उसकी कंट्री का ग्रोथ हो। तो इसीलिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। नहीं तो ऐसा होगा ना कि जैसे हमने कोई भी क्रिएशन क्रिएट किया है, कोई आइडिया दिया है, और उस पर कोई राइट्स तो है नहीं हमारा, तो अगर कोई भी अलग जो पर्सन होगा वो हमारे राइट्स, मतलब जो हमने आइडिया को क्रिएट किया है, वो चोरी करके फिर अपना कुछ भी सर्च कर सकता है। तो इससे कि हमारे अंदर की जो कुछ भी आइडिया या फिर सर्च करने की जो इच्छा होगी ना, वो मर जाएगी, वो क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए राइट्स बनाए जाते हैं, तो उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, है ना। और वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना, वो किसी सेट टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, ये नहीं कि पूरी लाइफ लॉन्ग। मतलब लगभग जैसे 20 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट हमें देती है, वो अभी हम पेटेंट में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आ जाएगा, बुक्स आ जाएंगी, कोई बुक्स आपने लिखी, या फिर ड्रग, या फिर सॉन्ग भी लोग लिखते हैं ना, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। सिंबल, लोगो और इन्वेंशन, वीडियोज़ आप बनाए, ये जो वीडियो बन रहा है तो इसका भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुआ ना, हमारे यूट्यूब चैनल का। तो फिल्म्स, पेंटिंग, ETC। देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने टाइप का होता है। ये होता है 4 टाइप का। पहला तो ट्रेडमार्क, किसी भी जैसे कंपनी का ट्रेडमार्क है, डोलो वोलो जो है, जैसे वो नेम, ब्रांड नेम हो गया, किसी कंपनी ने उसको बनाया है तो उसका वो हो गया ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम भी ट्रेडमार्क के अंदर आता है। जैसे पेटेंट, किसी भी चीज़ की इन्वेंशन किया किसी ने, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, तो उन्होंने उसका पेटेंट लिया था। फिर कॉपीराइट, अगर कोई जैसे वीडियो है, वीडियो या फिर कुछ है, तो उसका किसी ने कॉपी कर लिया है, तो उसका हम क्लेम कर सकते हैं कि ये जो वीडियो वगैरह है ना, तो हमारा ही कॉपी किया गया है, तो इस पे हम कॉपीराइट भी दे सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अगर जैसे किसी बिल्डिंग या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो डिज़ाइन है ना, वो अगर दूसरी कंपनी की भी वैसी ही है, तो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ऐसी ही बिल्डिंग हमारी है, जिसको हमने पहले ही बना के रखा है। तो ये सब हो गए आपके। क्या क्या हो सकते हैं, 4 टाइप का होता है, याद कर सकते हैं। TPCI, TPCI कैसे भी, मतलब अपनी टेक्निक से याद करो कैसे भी, और बस याद हो जाना चाहिए। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। TPCI कुछ कैसे भी याद करना है, बस एग्जाम में हमको लिख के आना है। देखते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट ब्रांड नेम, किसी भी जैसे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो गया। जैसे पैरासीटामोल का होता है, टेबलेट आती है डोलो के नाम से, तो डोलो जो होगी ब्रांड नेम हो गई, है ना। वो जो भी कंपनी उसको बनाती होगी तो ब्रांड नेम के हिसाब से बनाती है। वैसे एक आती तो है कलवाल भी, तो वो अलग हो गई, और ड्रग ओरिजिनल में होती है पैरासीटामोल। लोगो, किसी भी जैसे कंपनी का लोगो है, तो वो भी एक ट्रेडमार्क की तरह काम करता है। सिंबल दैट कैन डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द ट्रेड नेम ऑफ ड्रग में बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। और ये जो ट्रेडमार्क दिए जाते हैं ना, वो रजिस्टर्ड भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट या फिर किसी के पास ये रजिस्टर्ड होंगे कि हाँ भाई, ये जो आपका ट्रेडमार्क है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, डोलो है, डोलो किसी ने जो टेबलेट बनाई है पैरासीटामोल की, तो उसका रजिस्टर्ड है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी होगा, रिकॉर्ड होगा कि भाई हाँ, ये जो डोलो का नाम है मेरा ही है, मेरा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये ट्रेडमार्क के अंदर आ रहा है। कालपाल, फिजर लोगो, और डॉक्टर रेड्डीज लोगो जो है, डॉक्टर रेड्डी भी ड्रग बनाते हैं ना, तो उनकी आप लोग ड्रग भी खाए होंगे कभी ना कभी, अपोलो का लोगो, तो ये सब ट्रेडमार्क हो गए। पेटेंट क्या होगा, पेटेंट इज़ ए लीगल राइट, यह एक लीगल राइट होता है जो ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर एंड गिव देम
एक्सक्लूसिव राइट फॉर ए सर्टेन पीरियड यूजुअली 20 ईयर्स। तो पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो ग्रांट मतलब देती है गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट देती है किसी भी मतलब हमने कोई भी जो भी इन्वेंशन किया है, क्रिएशन किया है, तो उसके मतलब उस पर आपका ही अधिकार होगा। इसीलिए आपको गवर्नमेंट जो होती है प्रॉपर आपको राइट्स देती है कि आपको आपका इस पर अधिकार है, वो भी सर्टेन पीरियड के लिए, ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग 20 ईयर्स के लिए मिनिमम देती है गवर्नमेंट आपको पेटेंट पर, उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। देन पेटेंट प्रोटेक्ट न्यू इन्वेंशन न्यू मशीन्स। देखिए अगर जैसे गवर्नमेंट ने आपको पेटेंट दिया है तो अगर दूसरा पर्सन भी होगा ना तो सोचेगा कि हाँ भाई इसको पेटेंट मिला है, इससे इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम भी कुछ खोज करें, है ना, रिसर्च करें, और जिससे कि जब किसी भी कंट्री में बहुत सारी रिसर्च होंगी तो उस कंट्री का भी ग्रोथ होगा। तो इसीलिए पेटेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे अगर होने लगे तो चोरी होती रहेंगी, ऐसे ही आपके आइडियाज़ होंगे तो हम चोरी कर लेंगे, फिर बाद में हमारे जो कोई भी इन्वेंशन होंगे आप भी कॉपी कर सकते हैं, तो उसमें जो होगा रिसर्च डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा किसी भी कंट्री का। तो इसलिए पेटेंट दिया जाता है कि भाई आपने किसी भी चीज़ को सर्च की है तो आपका राइट होगा कुछ शेयर्स के लिए, जिससे आप प्रॉफिट भी कमा सको। तो ये होता है पेटेंट प्रोटेक्ट न्यू इन्वेंशन न्यू मशीन न्यू ड्रग एंड न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एग्जांपल है जैसे एटोरवास्टेटिन जो होती है पेटेंटेड बाई फिजर। फिजर एक कंपनी है, उसके द्वारा ये एटोरवास्टेटिन जो है पेटेंटेड होती है। और टेलीफोन पेटेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। तो ये पेटेंट हो गया। अब देखते हैं कॉपीराइट्स क्या होते हैं। कॉपीराइट्स इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आईपीआर विच प्रोटेक्टेड ओरिजिनल वर्क, जो प्रोटेक्ट करते हैं ओरिजिनल वर्क। जैसे ऐसा नहीं कि आप भी कॉपी करके लाए हो फिर बाद में आपने कॉपीराइट का स्ट्राइक मार दिया। आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपने जो भी वीडियो वगैरह बनाई है स्टडी मटेरियल या फिर कुछ भी, तो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कहीं से चुराया ना हो। तो प्रोटेक्टेड ओरिजिनल वर्क ऑफ क्रिएटर सच एज बुक, यानी कि अगर आपने कोई भी बुक बनाई है लिखी है तो आपका ही माइंड से क्रिएशन होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से कॉपी करके आपने उसमें लाइन लिख दी है। फिल्म या फिर म्यूजिक वीडियो आर्ट्स और ब्रॉडकास्ट ईटीसी। एग्जांपल जैसे फार्माकोलॉजी की बुक आती है केडी त्रिपाठी की, तो वो कॉपीराइट का क्लेम भी कर सकते हैं कि ये आपने हमारी बुक से चोरी की है, ये लाइनें वगैरह है ना। तो ये सब फिर देखते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। फोर्थ जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इट प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन फीचर शेप एंड पैटर्न ऑफ एनी प्रोडक्ट। जैसे कोका कोला की बोतल आती है उसकी डिज़ाइन देखें, और फिर बाद में उसकी जो ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है ना, ऊपर की पन्नी जो कोल लगी होती है ना, तो ऑफ टेबलेट और इनहेलर डिज़ाइन ये सब सेम नहीं होनी चाहिए। ये अगर आएंगे तो इंडस्ट्रियल जो आपका होगा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत आएगा, और वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो कोका कोला हो गई इसका एग्जांपल, ब्लिस्टर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट और इनहेलर डिज़ाइन, तो ये सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पर कंपनी कोई भी जो भी दूसरी होगी जिसका पहले से उस पर अधिकार है तो वो आप पर क्लेम कर सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है पेटेंटिंग ऑफ नीम ए केस स्टडी ऑफ बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी का मतलब हमने शॉर्ट वीडियो में भी समझा था कि किसी भी चोरी को, मतलब किसी भी इन्वेंशन या फिर किसी भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप कॉपी करते हैं या फिर चोरी करते हैं अनएथिकल रूप से, मतलब बिना उसको बताए हुए या फिर उसको इन्फॉर्मेशन दिए हुए उसकी चीज़ को आप अनएथिकली रूप से यूज करते हैं, तो वो बायोपायरेसी कही जाती है। तो पेटेंटिंग ऑफ नीम वाज ए केस ऑफ बायोपायरेसी वेयर फॉरेन कंपनीज ट्राई टू पेटेंट इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ नीम फॉर इट्स पेस्टिसाइडल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इन 1994। तो 1994 में जो बायोपायरेसी हुई थी नीम की, मतलब जो फॉरेन कंट्री थी ना, तो उन्होंने इंडिया आई जैसे ऐसे टूरिस्ट की तरह, और वो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर जो नीम का है यूज़ होता है एज ए एंटी माइक्रोबियल के, मतलब ऐसे लोग यूज़ करते थे, लेकिन पेटेंट नहीं था इंडिया के पास, उनको पता ही नहीं था। फिर बाद में ये प्रॉपर्टी जब वो लोग जान गए कि नीम में ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो गए अपने कंट्री और फिर वहाँ से उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने क्या लिखा कि ये जो नीम होती है उसमें पेस्टिसाइडल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो इसी की बेसिस पर उन्होंने बोला कि हमने ये रिसर्च की है कि नीम में ये पेस्टिसाइडल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमें पेटेंट दीजिए। देन नीम साइंटिफिकली नोन एज अजाडी रेक्टा इंडिका। एजाडी रेक्टा इंडिका के नाम, मतलब इसका बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक नेम है एजाडी रेक्टा इंडिका है। तो इसको कैसे भी याद करना, जैसे आज़ाद इरेक्टा इंडिका, आज़ाद एक चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और इरेक्टल डिस्पेंसन तो जानते ही होंगे आप लोग, ऐसे भी कैसे भी याद करना, आज़ाद इरेक्टा इंडिका कैसे भी याद करना, बस एग्जाम सेंटर तक पहुँचना है आपको। विच हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर्स। अब देखते हैं पेटेंट, इसमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, पहले तो लिखना होगा जैसे नीम की केस स्टडी हो रही है तो पहले नीम के बारे में लिखना होगा, देन उसके बाद में पेटेंट, जिस कंपनी ने पेटेंट कराया था ना तो उसके बारे में लिखना होगा। तो इन द 1994 में यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड WR ग्रेस एंड को ऑब्टेन अ पेटेंट फॉर ए मेथड ऑफ यूजिंग नीम ऑयल एज ए पेस्टिसाइड। उन्होंने नीम ऑयल को बताया था एज ए पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, और इसी बेसिस पर जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना और WR ग्रेस एंड को ऑब्टेंड ए पेटेंट, तो उन्होंने भी पेटेंट लिया था। द पेटेंट क्लेम दैट नीम ऑयल कुड इफेक्टिवली कंट्रोल फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, और उन्होंने बोला कि ये फंगल इन्फेक्शन में भी यूज होता है एज अ ट्रीटमेंट, बट दिस मेथड वाज ऑलरेडी वेल नोन
एंड यूज्ड इन इंडिया फॉर जनरेशंस। तो लेकिन ये तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से यूज हो रहा था कि इंडिया में नीम ऑयल का यूज़ करते थे लोग एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल की तरह, है ना। फिर जब अब देखते हैं अपोजिशन कौन हो गया, अपने इंडिया वाले जो उस पर केस किए कि ये जो पेटेंट है गलत है। तो उस पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, द इंडियन एक्टिविटी या फिर इन्वायरमेंटल लिस्ट एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज्ड अगेंस्ट द पेटेंट एंड आर्ग्यूड that neems pesticide property were part of India's cultural heritage and should not be monopolized by foreign companies। तो जब हमारे इन्वायरमेंटल एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जब रियलाइज़ किए कि उस पेटेंट के अगेंस्ट में, और उन्होंने मतलब सोचा कि ये तो हमारी इंडिया में पहले से ही चली आ रही है कि नीम का जो है एज अ पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है, हम यूज़ भी करते हैं, और ये जो फॉरेन कंट्री है वो ऐसे ही धोखे में रह के मतलब अपना पेटेंट करा लिए हैं। तो उसके खिलाफ केस हुआ 1994 में। देन द केस रिसीव्ड इंटरनेशनल अटेंशन इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल आउटक्राई एंड लीगल चैलेंजेस। द EPO जो होता है ना, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, वहाँ पर हमने केस किया। फिर रिवॉल्व्ड द पेटेंट ऑन नीम इन 2000, और 2000 में हम उस केस को जीत लिए, और फिर बाद में वो जो पेटेंट था इंडिया के नाम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी केस स्टडी ऑफ नीम। अब देखते हैं केस स्टडी ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। तो टर्मरिक इज़ ए टॉपिकल हर्ब ग्रो इन ईस्ट इंडिया। तो मोस्टली जो होती है टर्मरिक, जो हल्दी होती है, वो ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी भारत में ही इसकी ग्रो होती है। टर्मरिक पाउडर इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में यूज होती है, एज अ ब्लड प्यूरिफायर एंड एंटी पैरासाइटिक फॉर मेनी स्किन इन्फेक्शन। तो इसमें यूज होती है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना, कोई भी जैसे आपको बासमती चावल के बारे में लिखना है केस स्टडी, तो बासमती चावल के बारे में थोड़ा लिखोगे, फिर बाद में द पेटेंट के बारे में, जिस भी कंपनी ने पेटेंट लिया होगा, फिर बाद में अपने अपोजिशन के बारे में, अपोजिशन अपने इंडिया के बारे में लिखना होगा कि कैसे हम केस जीते। तो ये पूरे 3 स्टेप में करना है पूरा कंप्लीट। देन एन एसेंशियल फूड इंग्रेडिएंट इन कुकिंग मेनी इंडियन डिशेस एंड डाइस के रूप में भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं पेटेंट, जिस कंपनी ने पेटेंट किया था हल्दी या फिर टर्मरिक का। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑन टर्मरिक, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, उसी ने पेटेंट कराया था टर्मरिक का भी। वाज अवॉर्डेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंशी मेडिकल सेंटर इन मे 1995। सो स्टूडेंट्स, जो नीम का है केस हुआ था 1994 में, और जो अपना हल्दी है टर्मरिक, उसका केस हुआ था 1995 में, स्पेसिफिकली फॉर द यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हेलिंग। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टर्मरिक का यूज़ करते हैं हम लोग वुंड हेलिंग में। 2 ईयर्स लेटर ए कंप्लेंट वाज फिल्ड बाई इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो केस लड़ा गया था ना, वो लड़ा गया था इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR बोलते हैं ना। उन लोगों ने अपनी इंडिया की जो एक संस्था है, कमेटी है, उसके द्वारा केस लड़ा गया था कि ये जो टर्मरिक पर यूनाइटेड स्टेट के जो भी हैं को ऑफिस वाले, उन्होंने जो पेटेंट कराया वो गलत है। अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO इन्वेस्टिगेटेड टू वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट। तो जो USPTO है यूनाइटेड स्टेट में एस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने ही ये केस वहाँ पर लड़ा गया था। इन 1997 डिस्पाइट एन अपील मेड बाय द पेटेंट होल्डर द USPTO अपहेल्ड। मतलब फिर 1997 में ये केस हम लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन किया, और फिर बाद में वो हमारे इंडिया के नाम हो गया। द CSIR ऑब्जेक्शन एंड कैंसिल द पेटेंट ड्यू टू लैक ऑफ नोवेल्टी। तो नेम का केस कहाँ से कहाँ तक लड़ा गया था, 1994 से 2000 तक, एंड जो टर्मरिक का केस है 1995 से 1997 तक लड़ा गया था। तो ये यहाँ पर दोनों की केस स्टडी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।